पेज नंबर 54 से भारत का भूगोल शुरू कर रहे हैं। कुछ वन लाइनर हैं तो इन्हें समझ लेते हैं। देखो एक बात डायरेक्ट ही बताता हूं, जीवाश्म का अभाव तो भारत की प्रत्येक प्रकार की मिट्टी में लगाना, आप ऑप्शन में आ जाए तो। दोमट या जलोढ़ मिट्टी, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, मतलब बहाकर लाई गई मिट्टी को, नदी बहाकर लाई है, जलोढ़ जल के द्वारा लाकर बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी हो गई। इसमें पोटास तथा चूना तो प्रचुर मात्रा में मिल जाएगा, पोटास मिल जाएगी, चूना मिल जाएगा, फास्फोरस का कमी है, नाइट्रोजन की कमी है तथा जीवाश्म का अभाव रहता है। यहां पे एक छोटी सी बात याद रखनी है, बलुई दोमट मिट्टी, बालू जहां पे हो, बलुई बालू शब्द जहां पे प्रयोग किया गया हो, जल धारण क्षमता सबसे कम हो जाएगी। आप बालू अपने आसपास भी देख लीजिए, उतना पानी वो संभाल के नहीं रख पाती है। जलोढ़ मिट्टी के दो उपवर्ग हैं, क्या है, बांगर और खादर। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं या कहीं आसपास में रहते हैं तो एक शब्द का इस्तेमाल प्रयोग करते हैं, बांगड़ू। बांगड़ू मतलब खराब व्यक्ति, मतलब ऐसा लड़का जो लाइन पे नहीं चल रहा है, पूरा बांगड़ू हो गया है, तो मतलब खराब। बांगर और खादर में कभी विशेषताएं निकालनी हो बांगर और खादर की, तो बांगर के साथ क्या है, मैंने खराब टेढ़ा लड़का है, तो बांगड़ू, बांगड़ मिट्टी पुरानी मिट्टी है और खराब मिट्टी है, अपेक्षाकृत खादर के कम उपजाऊ है। अब ये उपजाऊ कैसे बन जाती है, खादर वाली क्यों बनी रहती है उपजाऊ, क्योंकि बाढ़ के द्वारा यह मिट्टी प्रतिवर्ष या समय समय पर अपडेट होती रहती है, तो यह मिट्टी उर्वर बनी रहती है खादर की, और बांगर की कम उपजाऊ हो जाती है। यहां रेह 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 समझिए रेगिस्तान जैसा, ऊसरा बोलते हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं इसे, ऊसरा मिलेगा इन्हीं मिट्टियों में। आगे हम बात कर रहे हैं लाल मिट्टी की, लाल मिट्टी का टॉपिक देखेंगे। लाला, लाला का मतलब होता है सेठ, और कहीं भी रह लीजिए आप, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, लाला लाला ही रहेगा। लाला मतलब सेठ। ए लाला चूना लो, लाला को हमने चूना दे दिया, ए लाला चूना लो, चूना लो, लाला भी बोले। लाला का मतलब लाल मिट्टी की बात होगी, ए एल्यूमिनियम मिलेगा, लाल मिट्टी में क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम होगा, लाला लाल मिट्टी की बात हो रही है। चूना, चूना मिलेगा, लो लोहा मिलेगा, लोहे की प्रचुरता है, चूने की प्रचुरता है, एल्यूमिनियम की प्रचुरता है। कौन सी मिट्टी है, लाल मिट्टी। इसका रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल होता है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, भारत की मिट्टियों में कभी 3-4 लाइन का प्रश्न लगाने के लिए आ जाए तो नाइट्रोजन के साथ जाना कि कम होती है, और एक उसके साथ भी जाना जीवाश्म होता ही नहीं है। आगे चलते हैं। जाफरान केसर की खेती के लिए कश्मीर की घाटी प्रसिद्ध है, जो करेवा मिट्टी वुदूर में उपजाई जाती है। यह ताजे वुदूर या करेवा कहिए, यह करेवा एक मिट्टी का प्रकार है, और किसके लिए है, जाफरान की, मतलब इसे बोलते हैं जाफरान, केसर, केसर बोलते हैं। यह ताजे जल द्वारा जमा की गई मिट्टी है। दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती हैं, अर्थात बदल बदल के फसल करते हैं। तो अगर हम दलहनी फसलें करते हैं, इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है, किसमें, भूमि में। आगे चलते हैं, यहां स्थिरीकरण हो गया। ये है अल्फा अल्फा, ड्राई बीन्स, गार्बेंजो बीन्स, मटर, सोयाबीन, उड़द, ये सब नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक फसलें हैं। मिट्टी का पीएच मान कम होना मिट्टी की अम्लीयता को तथा ये तो वैसे ही है, पीएच मान कम होगा तो एसिडिक होगी, पीएच मान अधिक होगा तो क्षारीय को दर्शाता है। अम्लीय मिट्टी को सामान्यतः कृषि योग्य बनाने के लिए चूने, लाइम का प्रयोग करते हैं, और मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और खारेपन को हटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, इसी का अगला पेज देखते हैं, पेज संख्या 55। यहां से निकाल लेते हैं। मिट्टियों में जब सोडियम एवं मैग्नीशियम की अधिकता होती है तो लवणीय मृदा का निर्माण होता है। सोडियम सीधा समझिए नमक से जुड़ा हुआ है, तो कैसी मृदा बनेगी, लवणीय मृदा मिलेगी। भारत में सर्वाधिक लवणीय प्रभावी मृदा क्षेत्र गुजरात में है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। मृदा अपरदन प्रक्रियाओं का क्रमिक अनुक्रम, इसे समझते हैं। आसफाल अपरदन, वर्षा की बूंदों के मिट्टी पर आघात से मृदा कणों का पृथक्करण। अगर बारिश गिर रही है जिससे मृदा टूटी है और उसके कण बहने लग गए हैं तो उसे आसफाल अपरदन कहते हैं। फिर होता है परत अपरदन, जब मिट्टी जल के साथ बहने लग जाती है, वो टूट फूट हुई तो आसफाल कहा गया,
अब मिट्टी जल के साथ बह रही है तो इसे कहेंगे परत, मिट्टी की ऊपरी परत बह के जा रही है। अगला देखते हैं रिल अप्रदन। जब मिट्टियां छोटी एवं कम गहरी नालियां बन जाती हैं, इन मिट्टियों में छोटी और कम गहरी नालियां बन जाएंगी और मिट्टी बहती हुई चली जाएगी, तब इसे रिल अप्रदन कहेंगे। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं। रिल अप्रदन तक पढ़ लिया है, उससे आगे पढ़ेंगे। अब है अवनालिका। जब ये जो यहां जो बनी थी इतनी चौड़ी रिल अप्रदन में, अब रिल अप्रदन से और चौड़ी हो गई है। ये धीरे धीरे रिल अप्रदन बदल जाता है अवनालिका अप्रदन में, और जब अवनालिका और बड़ी हो जाती है तब ये धारा चैनल अप्रदन बन जाता है। ये ऐसे समझ लीजिए, रिल इतना बहाव है और ये है अवनालिका और ये है धारा, इतना चौड़ा हो जाएगा अप्रदन का क्षेत्र। अवनालिका अप्रदन जब रिल अप्रदन की नालियां बड़ी एवं विस्तृत हो जाती हैं। धारा चैनल है जब जल एक निश्चित धारा के रूप में प्रवाहित होता है और चैनल को तब तक अप्रदित करता है जब तक कि वह स्थिर ढाल प्राप्त नहीं कर लेता है। अच्छा, एक बात और है, आईसीएआर के द्वारा भारतीय मृदा का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्गीकरण। समझना यहां यह है कि हमारे यहां की जो मिट्टियां हैं अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्गीकृत की जाए तो किस प्रकार। हमने बताया जल्ला कालू, जलोढ़ सर्वाधिक है, हमने पहले याद कर लिया है। फिर दूसरे नंबर पे लाल है, लेकिन अब प्रश्न इनको आईसीएआर द्वारा जो इंटरनेशनल स्तर का वर्गीकरण किया जाता है इसमें से भी आता है, तब ये कैसे याद होगा। मैंने कहा इस आंटी को अल्फाबेट सिखाओ, अल्फाबेट एबीसीडी को बोलते हैं। मैंने कहा इस आंटी को अल्फाबेट सिखाओ, क्योंकि हिंदी में आ गया तो आप लोग कर देंगे, जलोढ़ लिखी हुई आ गई तब आप लोग आसानी से कर देंगे, काली लिखी हुई आ गई लगा देंगे, जल्ला कालू, तीनों का क्रम सेट कर दिया है। लेकिन अगर इंटरनेशनल तरीके से लिख के आया तब आप हल कैसे करेंगे, तब आप ऐसे करेंगे, इस आंटी को अल्फाबेट सिखाओ। इस इंसेप्टिसोल, सर्वाधिक मिट्टी हमारे यहां कौन सी है, इंसेप्टिसोल। आंटी, एंटीसोल, दूसरे नंबर पे मिट्टी कौन सी है, एंटीसोल। अल्फाबेट, तीसरे नंबर पे मिट्टी है एल्फिसोल। अल्फाबेट, बेट, वर्टिसोल, जो सबसे कम मिट्टी है इन चारों में कौन सी प्रकार की है, वर्टिसोल। सर्वाधिक इंसेप्टिसोल। फिर इसके बाद क्रम है प्राकृतिक वनस्पति, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ये पर्णपाती क्या है, पर्णपाती ये है कि एक निश्चित मौसम आने पे ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, वो पर्णपाती कहे जाते हैं। यहां कभी आप देखेंगे तो कोई कंफ्यूजन आपको दिखाई दे सकता है, कोई एक ऐसा वृक्ष भी हो सकता है जो दोनों जगह पाया जा सकता है, तो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात इसमें नहीं है। मैंने कहा चंदन आशीष का सगा साला है। पहला टॉपिक है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंध भी हैं और पर्णपाती भी हैं, अभी सदाबहार भी आएंगे, लेकिन उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। पर्णपाती पत्ती गिरेगी, आर्द्र अर्थात ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगी। चंदन आशीष का, चंदन और आशीष दो लड़के हैं, सगा साला है चंदन, चंदन का वन। आशीष, आशीष, आम, आंवला, शीश, शीशम, आम, आंवला, शीशम, चंदन, चार हो गए। सगा, सागौन और साखू, और साला और साल का वृक्ष, ये सभी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के प्रकार हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। ये जहां पैदा होंगे वहां 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होगी। इनमें चंदन, आम, आंवला, शीशम, सागौन, साखू, साल आदि प्रमुख हैं। अगली वीडियो अगले पेज से देखेंगे। हैव ए नाइस डे, बाय।